एक समय में 1 इंच आगे बढ़ते हुए हमने जीवन के सबसे भयानक, असामान्य और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलना शुरू किया। मैंने बाघ के अचानक होने वाले हमले के लिए बाएं और दाएं देखा। पसीना मेरे माथे से गर्दन पर गिर रहा था। तेंदुए की मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि ड्राइवर के पास एक विश्वसनीय लकड़ी की छड़ी थी और आदमखोर तेंदुए दुर्लभ हैं। हमारे लिए आदमखोर बाघिन चिंता का विषय थी। इलाके में एक आदमखोर बाघिन का ऑपरेशन चल रहा था और बाघिन यहाँ से मीलों दूर हो सकती थी या फिर एक झाड़ी के पीछे चुपचाप बैठी हो सकती थी। सावधानी से अपने पैर को सूखी टहनी या शाखा पर रखते हुए हमने 1 घंटे में 1000 गज की दूरी तय की। बाघों की सुनने की क्षमता काफी ज्यादा होती है और वे दूर से ही किसी चीज को देख सकते हैं। हम किसी बाघ को एक बार देख पाए, उससे पहले ही वो बाघ हमें 100 बार देख सकता है। सच तो यह है कि बाघ 100 गज की दूरी से सरसराहट की आवाज सुन सकते हैं और रात में बेहतर देख सकते हैं। मैं बाघ की तरह बेहतर नहीं देख सकता था, इसीलिए मुझे नवविवाहित ठीक से नहीं दिखे, लेकिन वे चादर के नीचे सुरक्षित दिखे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा घना होने लगा था। अचानक ड्राइवर ने खतरे को भांप लिया। उसने कुछ नहीं कहा और मुझे झाड़ी की ओर देखने का इशारा किया। पीली रोशनी से जड़ी आंखें हमारी ओर देख रही थी। मेरे होंठ सूख गए और पेट में उत्तेजना का दबाव महसूस हुआ। एक आदमखोर जानवर के पास होने से मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से जम चुकी थी। जल्द ही वो मांसाहारी जानवर हम पर हमला करने वाला था। हालांकि मुझे पता था कि एक आदमखोर बाघ बहुत मुश्किल से ही अपने शिकार को सामने से चुनौती देता है। वो शिकार का पीछा करता है और चालाकी से पीछे की ओर से झपट्टा मारता है। क्या मैं पीछे नहीं था? और इस समय मैं पीछे ही था, लेकिन मैं लापरवाह बिल्कुल नहीं था और हम जानते थे कि सामने आदमखोर हो सकता है। हम दोनों लगातार सीधे झाड़ी की ओर देखते रहे। तभी ठंडी हवा ने झाड़ी को हिला दिया और पीली आंखें गायब हो गई। हमने महसूस किया कि यह पीली आंखें वास्तव में जुगनू थी। तनाव कम करने के लिए मैंने एक गहरी सांस ली। हम गड्ढे के किनारे पहुंचे और सावधानी से नीचे उतरने लगे। अंधेरा घना था, परंतु गड्ढा काफी गहरा नहीं था। वह छोटी चट्टानों और शिलाखंडों से युक्त था, जिनकी ऊंचाई 3 फीट तक थी। अंधेरे में ड्राइवर तक को देखना मुश्किल था। समतल मैदान कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक अवसर पर मैंने चालक को बांह से पकड़ लिया। वह भय से कांपने लगा। उसकी प्रतिक्रिया को देखना मुश्किल था। मुझे यकीन है कि ड्राइवर ने मुझे घृणा से मुड़कर देखा होगा। ऐसे हालात में मैंने निश्चित रूप से उसे परेशान जरूर कर दिया था। गड्ढे के ऊबड़ खाबड़ इलाके को लांघने के बाद हमें समतल जमीन तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। लोहे के मचान को सामने देखकर मैं बहुत खुश था। मचान 20 गज की दूरी पर था। मैंने ड्राइवर से टॉर्च छीन ली और उसकी रोशनी से मचान पर गार्ड को खोजने लगा। वह मचान पर नहीं दिखा, लेकिन गार्ड आएगा मुझे विश्वास था। ड्राइवर थोड़ा आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। जहां आदमखोर बाघिन का खतरा हो, वहां जमीन पर बैठने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैंने ड्राइवर को टॉर्च की रोशनी दिखाई और उसे खड़े होने का इशारा किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टॉर्च को इधर उधर घुमाया और सूखे गन्ने के खेत की तरफ देखा। वह घास से भरा एक छोटा सा मैदान था। वो हमसे कुछ ही गज की दूरी पर था। हो सकता है कि कॉर्बेट पार्क में पहले ग्रामीण रहते थे, लेकिन जब वो पार्क से रिलोकेट कर दिए गए तब वे गन्ने के खेत ऐसे के वैसे रह गए। और ये सब बातें मैं मन ही मन सोच रहा था। तभी मैदान में थोड़ी सी सरसराहट ने मेरा ध्यान खींचा। घबराकर मैंने पूरे मैदान में टॉर्च की रोशनी घुमाई। टॉर्च लाइट के बीम में मैंने गन्ने के खेत से भारी सिर वाले बाघ को निकलते देखा। बाघ ने टॉर्च की रोशनी में मेरा घबराए हुए चेहरा को देखा। जब मनुष्य दौड़ते हैं तो बाघ की प्रतिक्रिया जंगली कुत्ते की तरह हो जाती है। जब इंसान दौड़ते हैं तो बाघ भी दौड़ना शुरू कर देते हैं और वे उनका पीछा करते हैं, क्योंकि उनका इंस्टिंक्ट उन्हें यही कहता है। एक साधारण बाघ इंसानों को देखकर रास्ता बदल लेता है और पीछे हट जाता है, लेकिन हम साधारण बाघ को नहीं देख रहे थे। यह एक
आदमखोर बाघिन थी और वह वापस कदम रखने के मूड में नहीं थी। टॉर्च की रोशनी में मेरे घबराए चेहरे को देखकर ड्राइवर ने भी खेत की तरफ देखा। उसे देखते ही वह ड्राइवर वहीं जम गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूंकि मैं मचान के नजदीक खड़ा था, मैं तुरंत मचान की तरफ दौड़ा, लेकिन ड्राइवर को भागने का मौका नहीं मिला। एक बाघ कितना फुर्तीला हो सकता है, यह देखने के लिए उसे दौड़ते हुए देखना चाहिए। बाघिन ने जबरदस्त छलांग लगाई। मेरे कांपते हाथों से टॉर्च नीचे गिर गई। मैं कुछ ही सेकंड में लोहे के मचान के ऊपर चढ़ गया। बाघिन ने दौड़ लगाते हुए मेरी तरफ भी देखा। बाघिन को ड्राइवर को हथियाने में कुछ ही सेकंड लगे। उसने अपने पावरफुल जबड़ों से तुरंत ही ड्राइवर की गर्दन को मोड़ दिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ड्राइवर केवल एक ही बार चीख सका और बाघिन ने उसकी जान ले ली। उसके बाद बाघिन ने घूरकर मचान की तरफ देखा। बाघिन ने कुछ मिनटों तक मचान की चक्कर लगाई। उसके बाद वापस ड्राइवर के पास जाकर बैठ गई। उसने ड्राइवर को नहीं खाया। बाघिन ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह जानती थी करीब ड्राइवर के लिए सब खत्म हो चुका है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था। सच तो यह था कि मैं अब उस विशालकाय आदमखोर बाघिन के रहमो करम पर जी रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं निहत्था और अपरिचित था। मैं ये सोचकर कांप गया कि अगर उस समय गार्ड आ गया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन गार्ड नहीं आया। बाघिन कुछ ही मिनटों के बाद चली गई। वह उसी दिशा की ओर गई जहां से वह आई थी। मैंने रात का बाकी समय कांपते हुए बिताया। ड्राइवर पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। मैंने उस ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मदद अगले सुबह पहुंची। घबराए हुए मैं मचान से नीचे की ओर उतरा। तुम ठीक तो हो ना? वन अधिकारी ने चौंधियाई आंखों से सवाल किया। क्या मैं आपको ठीक नजर आ रहा हूँ? मुझे लगता है कि यह आघात है। शब्द अंदर ही घुटकर रह गए। गरीब ड्राइवर को ढकते हुए अन्य गार्ड घबराए हुए लग रहे थे। धन्ना एक अच्छा ड्राइवर और बहुत ही बहादुर था, लेकिन उनके कुछ गंभीर मुद्दे थे। वन अधिकारी ने कहा, वह बहादुर तो था और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मचान का गार्ड रात को नहीं आया। क्यों? जब वो छुट्टी पर था तो क्यों आता? धन्ना को इसकी जानकारी थी। मुझे नहीं पता कि उसने यहाँ आने का फैसला क्यों किया। दूसरे वन अधिकारी ने कहा, क्या उसे यह बात मालूम था कि गार्ड वहां नहीं आएगा? मैंने सवाल किया और वाकई मैं काफी हैरान रह गया। हाँ, वह उसकी अनुपस्थिति के बारे में जानता था। यह जानना कठिन है कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया। जीप बिल्कुल ठीक है। उसे गार्ड की अनुपस्थिति के बारे में फिर वो यहाँ क्यों आया? वन अधिकारी सोच में पड़ गया। उसने अपना सिर झुका लिया। नहीं, फ्यूज टूट गया था। नहीं, फ्यूज हमें उसके जेब में मिला। शायद उसने इसे हटा दिया था या वो गिर गया था। धन्ना इसे क्यों हटाएगा? वह उसे अपनी जेब में क्यों रखेगा? उसने इसे ठीक क्यों नहीं किया? मैंने सवाल किया। हम इसके लिए एक जांच की सिफारिश करेंगे, वन अधिकारी ने जवाब दिया। आपने हमें क्यों नहीं खोजा? मैंने वन अधिकारी से पूछा। हम रात को आप सबको खोजने निकले थे। वास्तव में हमने देर रात दंपति को कांपते हुए पाया। वे निश्चित नहीं थे कि आप और ड्राइवर किस दिशा में गए थे। हम रात में जंगल में नहीं घूम सकते, इसलिए हम वापस चले आए, वन अधिकारी ने जवाब दिया। अगर आप हमें खोजते। अरे भाई, हमारा भी परिवार है, वन अधिकारी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। क्या धन्ना का परिवार नहीं है? उसके परिवार का अब क्या होगा? वन अधिकारी शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, हाँ, वे गांव में रहते हैं, लेकिन वह किसी कारण से उदास हो गया था। मैंने बताया ना आपको कि उसके कुछ मुद्दे थे। यह दुर्भाग्य की बात है। क्या उनके परिवार को कुछ मुआवजा मिलेगा? मैंने अधिकारी से सवाल किया। वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है ही। हाँ, परिवार को मुआवजा मिलेगा। यह एक बड़ी राशि होगी, अधिकारी ने जवाब दिया। उदास आंखों से मैं जीप में जाकर बैठ गया। यह वही जीप थी जो पिछली रात धन्ना चला रहा था। यह वापस गेट तक का रास्ता तय कर रही थी। सिर्फ इस बार ड्राइवर अलग था। मैं उन दोनों कपल से मिला और वे भयभीत दिखे। उन्होंने डीएफओ से कहा कि उन्होंने भाग की दहाड़ सुनी, पर वो डर के कारण छुपे हैं और कोई शोर नहीं किया। डीएफओ ने उन्हें बताया कि उन्होंने समझदारी से काम लिया। गहरे विचारों के साथ मैंने रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। जीप ठीक हालत में थी, लेकिन धन्ना फ्यूज को क्यों हटाएगा? वह वाहन क्यों खराब करेगा? धन्ना को पता था वन रक्षक छुट्टी पर है। उसके लिए अपनी जान
जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं था। धन्ना ने सुरक्षित रूप से जोड़े को चादर के नीचे रखा, लेकिन उसने मेरी जान को जोखिम में क्यों डाला? शायद उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। उसने बाघिन को वहां भांप लिया था, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और मुझे सुरक्षित कर दिया क्योंकि मैं मचान के नजदीक था। क्या उसने खुद को बाघिन के हवाले किया था? लेकिन वह अकेले क्यों नहीं गया? शायद वह इस घटना का चश्मदीद चाहता था। वह चाहता था कि किसी गवाही के बयान से उसके परिवार को मुआवजा मिल सके। कई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। डीएफओ ने कहा कि धन्ना फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उसकी हालत काफी खराब थी। क्या उसने मुआवजे के लिए आत्महत्या कर ली और इसे एक दुर्घटना की तरह पेश किया? हालांकि उन्होंने एक गलती की, उसने फ्यूज को अपने जेब में रख लिया। उसने ऐसा क्यों किया, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, इसी के साथ कहानी का अंत होता है। यह कहानी लिखा है ऑथर अनुज सब्रवाल ने, जिनके और भी कहानियां हमारे पास है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम और भी कहानियां आपको सुनाएंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।